स्टूडेंट्स, आप सभी का वापस से मेरे लेक्चर नंबर 41 में सभी का स्वागत है। तो अब आप पूर्णतः अपना माइंड बोर्ड पर रखेंगे, ध्यान देंगे, सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे बारीकी से। तो आप ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 40 हुआ था, 40 जो हुआ था, उसमें मैंने आपको आवेशों के पुनर्वितरण की घटना को बहुत अच्छे से समझाया और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि पुनर्वितरण होता क्या है। और पुनर्वितरण में हमने पुनर्वितरण के पश्चात जो टोटल पोटेंशियल निकाला था, ओबेनिस जो विभव निकाला था, वो भी मैंने आपको सिखाया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा हानि। क्या है? ऊर्जा हानि। आज का हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है ऊर्जा हानि, जो कि आवेशों के पुनर्वितरण से संबंध रखता है, एनर्जी लॉसेस। आ रही बात समझ में? तो ये आवेशों के पुनर्वितरण से संबंध कैसे रखता है, ये चीज़ मायने रखती है। तो देखिए, आवेशों के पुनर्वितरण में आपने देखा कि भाई आवेश का ट्रांसफर हो रहा है अधिक विभव वाले गोले से या अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर हो रहा है। तो बेटा वो हेलीकॉप्टर में बैठ के तो जा नहीं रहा है कि साहब राम जी ने कोई पुष्पक विमान भेज दियो कि भाई जाइयो वो आवेश वहाँ बैठो है, वहाँ छोटे वाले गोले खन पहुँचाया, पुष्पक विमान जाएगा ना। तो अपन क्या करते हैं, दोनों चालक गोलों को एक संयोजक तार से कनेक्ट करते हैं, दिस इज द कनेक्शन वायर। तो बेटा जब आवेश चालक में से होकर संचरित होगा, चालक तार में से होकर जब गति करेगा, तो बेटा उसकी कुछ ऊर्जा है ना, वो ऊष्मा के रूप में क्या होती है? विकिरित होती है। ऑब्वियसली सी बात है, होगी। तो जैसे ही आवेशों के पुनर्वितरण में कोई भी चार्ज जब संयोजक तार में से होकर जब संचरित होता है, तो वो ऊर्जा के मान को ऊष्मा के रूप में क्या करता है? विकिरित करता है, क्षति होती है। और ये चीज पता है किस चीज पर डिपेंड करती है? वो ऊष्मा हानि क्यों हो रही है या ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विकिरित क्यों हो रही है? ये डिपेंड करता है उस चालक की प्रकृति पर। जो चालक तार आपने जोड़ रखा है ना, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करेगी, यानी कि उसके प्रतिरोध के मान पर निर्भर करेगी। आ रही बात समझ में? जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतनी ही हानि अधिक होगी, जितना प्रतिरोध कम होगा उतनी ही हानि कम होगी। ध्यान रखना, दिस इज द डिपेंडेंट कंडीशंस ऑफ द नेचर ऑफ कनेक्शन वायर। ये कनेक्शन वायर पर डिपेंड करेगा। आ रही बात समझ? तो हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा हानि। अब आपसे कोई पूछेगा भैया ऊर्जा हानि हो क्यों रही है, तो आप उसको लॉजिक दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? लॉजिक क्या है कि सर आवेश जैसे ही चालक तार में होकर संचित होता है तो उसकी एनर्जी का कुछ भाग, बहुत अल्प भाग ऊष्मा के रूप में विकिरित होता है, जिससे ऊर्जा हानि होती है। अब किसी भी चार्ज के ट्रांसफर होने से कितनी ऊर्जा हानि हो रही है, उस ऊर्जा हानि के मान की हम क्या कर रहे हैं? गणना कर रहे हैं। आइए मेरे साथ, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको यहीं पर याद करा दूंगा। प्रूफ देखो भाई, ये मेरे पास दो चालक गोले थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अब प्रीवियस क्लास ये दो चालक गोले मैंने ले लिए। ये पहला वाला चालक गोला ए, ये दूसरा कौन सा हो गया? बी। ओके, अब देखो बेटा, मैंने मान लिया कि इस गोले की जो संचित ऊर्जा है, इस चालक की जो विद्युत स्थिति ऊर्जा है वो कितनी है? U1, और इसकी कितनी है? U2, एंड देयर कैपेसिटेंस इज C1, पोटेंशियल इज B1। देखो बेटा मेरे U और V एक जैसे लगते हैं, तो आप उसमें कंफर्म करा देता हूं, ये U1 है, ये V1 है। ओके, एंड देयर चार्ज इज Q1। यहां पर इसकी कैपेसिटेंस C2, विभव B2 एंड चार्ज Q2, ठीक है। और ये घटना है पुनर्वितरण से पूर्व की। किसकी है? पुनर्वितरण से पूर्व की। तो अगर इन दोनों चालक गोलों की मैं पुनर्वितरण से पूर्व अगर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, तो टोटल एनर्जी U बराबर में क्या निकल कर आएगी बेटा? U1 प्लस U2, दोनों का ऐड कर दूंगा। अब आप जानते ही हैं क्या जानते हैं कि U बराबर में 1/2 CV², विभव की उपस्थिति में मैंने आपको मान निकलवाया था। जबकि आप जानते बेटा मेजर फंक्शन तो U में Q²/2C होता है, सिद्ध कराया था मैंने। लेकिन इसमें Q के मान को अगर हम प्रतिस्थापित कर देंगे, C भी रख देंगे, तो ये वाला मान आ जाएगा हमारे पास। अब दोनों चालक गोलों की हम निकाल लेते हैं बारीक से। तो देखो आप समझदार हैं, तो मैं डायरेक्टली मान रख रहा हूँ। U1 का मान कितना बनेगा? 1/2, कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल कितना बन जाएगा? B1², क्योंकि घटना पुनर्वितरण से पूर्व की है, प्लस दूसरे वाले गोले की अगर हम बात करें 1/2 C2 B2²। एनी प्रॉब्लम? नो। दैट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आफ्टर ऑल अब हम देख रहे हैं पुनर्वितरण के पश्चात, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट स्टेप। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेप,
अब यहाँ पर पुनर्वितरण के पश्चात घटना हो रही है, ये गोला ए, ये गोला बी, ए बी। भैया आवेश जरूर व्यक्त कर देना। ठीक है, ये लीजिए मैंने यहाँ पे भी आवेश को शो कर दिया है। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C1 C2। लेकिन ध्यान रहे मैंने अब इनको चालक तार या जैसे हम कह रहे हैं संयुक्त तार दोनों से ऐड कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल इक्वल हो जाना है। धारिता C1 C2 है, चार्ज इसका कितना हो जाएगा Q1 डैश, इसका कितना हो जाएगा बेटा Q2 डैश। इसकी जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो U1 डैश, इसकी U2 डैश। ठीक है, अब बेटा पुनर्वितरण के पश्चात अगर हम कुल ऊर्जा निकालेंगे कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U डैश बराबर में U1 डैश प्लस U2 डैश। ओके, मान रखिएगा। तो U डैश बराबर में 1/2 C1 B स्क्वायर 1/2 C2 B स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, नो। वैल्यूशन आ जाएगी U डैश बराबर में 1/2 C1 प्लस C2। 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया, B1 स्क्वायर सॉरी B स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया है B स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, नो। जहाँ B क्या है, दोनों गोलों, मैंने बहुवचन लिख दिया तो दो ही गोले, गोलों का ओवेनिस्ट विभव हो गया, क्या हो गया। ओवेनिस्ट विभव का सूत्र आप जानती हैं, B बराबर में C1 B1 प्लस C2 B2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, बताया आपको पहली क्लास में। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो U डैश इज में 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट C1 प्लस C2, मैंने इसको लिख रहा हूँ, देखिए दो ब्रैकेटों में लिख रहा हूँ, पहले C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। लिख दिया मैंने इसको ऐसे। अरे एक बार मैं कॉमन स्क्वायर लिखता, फिर अगले स्टेप में इनको अलग अलग करता, तो मैंने यार पहले ही कर दिया ना, गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ रही है, चक्कर में मैंने एक बार में खेल कर दिया। यहाँ को खेल है गो कट्टुस। नाउ वी आर यूजिंग ऑफ कट्टुस प्रणाली, C1 प्लस C2। अब देखिए U डैश 1/2 क्या, हाँ C1 B1 प्लस C2 B2 का स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। यही तो बच रहा है हमारे पास। इसको मैंने दे दिया आंख बंद करके समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, ऊर्जा हानि निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं, ऊर्जा हानि। कैसे निकालेंगे ऊर्जा हानि, अब बहुत से बालक यूं सोचे कि जानी का बवाल है ऊर्जा हानि, कि ई बवाल का है क्या, ऊर्जा हानि। क्या, ऊर्जा हानि। अरे वास्तविकता में ऊर्जा हानि प्रारंभिक जो घटना है और अंतिम जो घटना है, दोनों की ऊर्जाओं का अंतर ही तो है कि पहले कितने की जोड़ दिए, जब कितने रहेगी, अब कितने अंतर आ रहा हो, वही तो ऊर्जा हानि है। अब यह न्यू देखे साहब, फिजिक्स समझ में ना आया, हमें टफ है, कछू टपना है। डेल्टा यू, बड़े बड़े भौतिकी साइंटिस्ट पैदा हुए और वो कह गए कि जब भी तुमको अंतर निकालना रहे तो डेल्टा लगा दे करो, आगे जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। तो बेटा प्रारंभ
माइनस अंतिम यू माइनस यू डैश हो गया। अब बहुत से यू कहे साहब यू में तो यू डैश क्यों घटाए हो, या यू डैश में से यू क्यों ना घटा रहे तम या को तर्क में दे सकूं तुमको। अरे भाई बुद्धिजीवियों, संयोजन के यानी कि जैसे हम इसका पुनर्वितरण करेंगे तो पोटेंशियल इक्वल हो रहा है, दोनों गोले समान आवेश के साथ आ गए। अब जब दोनों गोलों पर आवेश समान हो जाएगा तो आवेश काय को जाएगा, तो जाएगा का ना जाए, वो तो वहीं रुक जाएगा। तो ट्रांसफर कब हो रहा था, जब प्रारंभ में हमने उनको दोनों को कनेक्शन वायर से कनेक्ट किया है, एक पे ज्यादा हो एक पे कैसा हो कम। अब जब दोनों का पेट भरो रहेगा तो पे काय को जाएंगे, कहीं ना जाएंगे। वापिस से समझो, ये बहुत ही लॉजिकल चीज है जिसको मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हम डायरेक्टली डेल्टा यू बराबर में यू माइनस यू डैश रख के नहीं या काटापीटी कर लें और संतुष्ट रह जाएं कि साहब डेरिवेशन साहब क्लियर है, लेकिन क्लियर नहीं है। हमें तर्क पता होना चाहिए कि u माइनस यू डैश मैंने क्यों किया, व्हाट्स लॉजिक। इसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं कि भाई पूर्व वाली u को मैंने पश्चात वाली यू डैश से अधिक क्यों माना है। अरे भाई पूर्व की घटना में दो गोला है, दोनों पे आवेश है का ना हो, तुमको पते इन दोनों पे बराबर आवेश है ना, पते ना, तो एक पे ज्यादा हो एक पे कैसो कम हो। बाद में तुमने क्या करो है, इन दोनों गोलान को एक जेबरा से बांध दियो, जेबरा को मतलब संयोजकता बांध दिया। अब या के ज्यादा है तो ई कहां भेज देखो, यहां भेज देखो, अगर या पे ज्यादा होते तो ई कहां भेज दे, तो यहां अब दोनों बराबर है जाएंगे करना है। और हमने इनकी जो स्थिति जो ऊर्जा u1 डैश और u2 डैश ज्ञात करी है, वो कब करी है, जब दोनों के आवेश बराबर है गए, दोनों उनके विभव कैसे है गए, बराबर है गए, जब ही तो ज्ञात करी है हमने, पहले तो ज्ञात ना करी ना। तो कौन सी की ज्यादा हुई, इनकी ज्यादा होगी कि इनकी ज्यादा होगी, ऊपर बाड़ी ज्यादा होगी साहब पूर्व बाड़ी की, या हमारे हम u में से काहे घटा में, u डैश से घटा में। अब दोबारा मत पूछ लेना कि सर यू डैश में से यू को क्यों नहीं घटा, गोली चल जाएंगी यहां, आ रही बात समझ में। तो ध्यान दीजिए, अब कुछ नहीं है बेटा, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, लेकिन साहब हम पे वो कैलकुलेशन भी ना हो भाई, हमको तो पूरी करके बताओ। मैं पूरी ये करके बता रहा हूं। यू, वेयर इज यू, ये रहा 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B2 स्क्वायर माइनस, आ जाओ, ये रहा माइनस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 7 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2। ठीक है, अब कॉमन लेने का उत्सव मनाते हैं, तो डेल्टा u इज टू में देखो बेटे हो 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी और 1/2 इधर भी है, मैंने एक साथ 1/2 को बाहर ले लिया और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया है C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर बटे में कुछ नहीं है, मैंने एक रख दिया है। कितने बड़े दयालु हैं हम, जिसके पास कुछ नहीं था उसको हमने एक दे दिया। हमारी गणित कहती है इस बात, माइनस 7 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब ये कह रहा है साहब नीचे बहुत ही भयंकर सन्नाटा है, C1 प्लस C2 कह रहा है, इस अंधेरे में मैं नहीं रह सकता साहब। कोई बात नहीं, आओ प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं C1 प्लस C2। मैं अगले स्टेप को यहीं पे हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखियो बेटा, यहाँ पर आ जाएगा C1 प्लस C2, एलसीएम जो आपके पास चल रहा है, अंदर क्या बच रहा है C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर, ओके, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन डेल्टा u इज टू में हाफ, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है गुरुजी, अब तुम एक काम करो, कैसे करोगे, पहले या को गुना या सु करा लो, आ रही बात समझ में, या फिर एक एक करके दोनों को गुना करा ही लो यार, करा लोगे ना, कैसे कराओगे, आ जाओ भाई। C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस इधर आ जाओ C1 C2 B2 स्क्वायर। C1 को इन दोनों मारा 3 से गुणा करा दियो मैंने, कोई दिक्कत है कोई से को। C1 को पहले एक्शन कराया C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, C1 को गुना करेंगे तो C1 C2 B2 स्क्वायर, ओके। आफ्टर ऑल C2 की बारी, अब नु करो सब में, अब मैं आऊँगा C1 C2 B1 स्क्वायर, हो गया खेल, प्लस
C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो। माइनस ये वाले भाई साहब बैठे हैं, आपको दिख रहे हैं, C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर। आपने छोटी कक्षाओं में a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बाकी बाहर कौन बैठा हो? ये जयद्रथ रूपी माइनस बैठा है, हरामजादा। ये सबके चिन्हों को चेंज करेगा। तो हमारे पास बोर्ड पहले छोटा पढ़ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे भी, चिन्हों को भी चेंज करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। कभी ऐसा करके देखा है कि खोल रहे हैं और चिन्ह भी चेंज कर रहे हैं? हाउ कैन यू फील अबाउट सीइंग फॉर दिस सिचुएशन? खोलो, चिन्ह चेंज करो। आओ, इस आनंद की अनुभूति देता हूं मैं आपको। माइनस यहां लग रहा हो, कहीं यूं मत कीजिए साहब, माइनस यहां क्यों ना लगाए हो। C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 B1 B2 है। एक्चुअली क्या है ना, बहुत से बच्चे सोचते हैं साहब ये C1 C2 B1 B2, अरे C2 C1 B1 इंटू C2 B2 लिखते, मैंने CC पहले लिख ली, CC BB और जो लिख दी CC इंटू BB 1 2 C1 C2 इंटू B1 B2। ओके, इनो करो साहब, मैं भी हूं, कहीं तो मुझे भूल जाओ यहाँ के चक्कर में। हाँ भाई, हमको पता है नीचे C1 प्लस C2 भी बैठो है। आओ कट्टुस प्रणाली को हम यूज में लेते हैं। तो देखो बेटा, माइनस लग रहा है C1 B1 स्क्वायर। अब न्यू मत खेजो साहब, दोनों ही पॉजिटिव काट के रहे, ई नेगेटिव को है। हाउ? हाँ, अरे गुरुजी याद देखो साहब, ई भी कट गए। अरे गुरुजी मौज आएगी। C2 B2 स्क्वायर, कितना प्यारा नाम है, C2 B2 स्क्वायर B2 स्क्वायर पॉजिटिव माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ये नेगेटिव, कट्टुस। अच्छा, डेल्टा U 1/2। कितना सीधा आदमी है, कुछ नहीं पता है इसको अंदर क्या घमासान चल रहा है, मजे ले रहा है बाहर के। इसलिए कोई भी कांड हो तो बाहर रहो, अंदर मत देखो क्या हो रहा है। ठीक है, आ जाइए। C1 C2 B2 स्क्वायर, ओहो हो, C1 C2 B1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 B1 B2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब इस पूरी लाइन को मन की आंखों से देखो। ये आंखें तो सही चीज को कभी देख ही नहीं पाती हैं, अपने अंदर की आंखों से देखो, कुछ कॉमन नजर आएगा आपको। आ रहा है, देख रहे हैं सामने, रुक जाओ, देख लें दो। C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2। 1/2 के लिए हमने एक और फ्रेंड ढूंढ लिया, C1 C2 इनसाइड। ये दोनों पॉजिटिव है, कना है, कैसे भी लिख दूं मैं आगे। गुरुजी कोई बात ना है साहब, चलो B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस 2B1 B2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, कोई से भी आगे पीछे लिख दो, B1 प्लस B2 माइनस 2B1 B2 है। अभी काय को होल स्क्वायर बन जाएगा, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? इसको मैं यहां ले आया, ये आती है बेटा, ये आती है आपके आवेशों के पुनर्वितरण की घटना के दौरान। हाँ भाई, तो देखिए अभी हमने ऊर्जा हानि पढ़ ली थी। अब आज की क्लास में आपको एक टॉपिक और करा देता हूं, और वो है गोलीय चालक की धारिता। बहुत इजी से टॉपिक है, आ रही बात समझ में? कोई भी गोलीय चालक है या कोई भी गोला है, उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है? धारिता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दो भाई, गोलीय संधारित्र की धारिता आ रही है, कैसे ज्ञात करेंगे?
तो सबसे पहले परिभाषा सुन लो। लगभग परिमाण में समान, लगभग परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त, लगभग परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकार के दो संकेंद्रीय गोलों से, लगभग समान आकार के दो संकेंद्रीय गोलों से निर्मित युक्ति क्या कहलाती है? गोलीय चालक या गोलीय संधारित्र कहलाता है। आप चाहे तो ब्रैकेट में संधारित्र भी लिख सकते हैं। तो स्पैरिकल कैपेसिटर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पैरिकल कैपेसिटर? गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं? तो आपके पास एक नॉर्मल सी परिभाषा निकल कर आती है, और वो नॉर्मल सी परिभाषा क्या है कि लगभग परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकार के दो संकेंद्रीय चालक गोलों से निर्मित आकृति गोलीय संधारित्र कहलाता है। अब यह गोलीय संधारित्र की हमको धारिता ज्ञात करनी है। वह धारिता हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन सुन लो, मूजवाणी। और मूजवाणी अगर याद होगा तो फिर थ्योरेटिकल पोर्शन में कोई टेंशन ही नहीं है। क्या नहीं है? टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लेनी हमें, हंसना चाहिए, हमें हंस हंस के पढ़ना चाहिए। कैसे? ध्यान दो, हमने कोई दो चालक गोले यूज में लिए हैं। पहला चालक गोला ए है, दूसरा चालक गोला बी है। पहला ए, दूसरा बी। मान लेते हैं पहले चालक गोले की त्रिज्या r1 है और दूसरे चालक गोले की त्रिज्या r2 है, कुछ भी मान लो, चॉइस इज योर्स। तो दो संकेंद्रीय चालक गोले हैं ए और बी। पहले चालक गोले की त्रिज्या r1 है और दूसरे की कितनी है? r2 है। और इन दोनों चालक तारों को हमने एक चालक छड़ से जोड़ दिया है। और वो चालक छड़ से क्यों जोड़ो है? इन्हें हम आवेशित करेंगे, या हमने वो चालक छड़ इनके बीच में लगा दी है। और जब तक चालक छड़ी ना होगी तो भीतर वाले गोले को आवेश कहां से देंगे? आपा कोई सुरंग थोड़ी खोद रखी है अपन ने गोले संधारित्र में, बामें गुजर दियांगा। इसलिए हम इसको चालक छड़ से क्या कर देते हैं? संयोजित कर देते हैं। आई बात समझ में? वेरी गुड। आफ्टर ऑल अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले गोला ए, अभी तो मैं बोल रहा हूं फिर बोर्ड पे समझाऊंगा, या हमारे पहले सुनो। अब हम करते हैं कि जो गोला ए है वो अंदर है और गोला बी बाहर है। तो गोला ए जो अंदर है उसकी रेडियस r1 है, और गोला बी जो बाहर बड़ा बड़ा गोला है जिसकी रेडियस r2 है, उन दोनों को हमने चालक छड़ से कनेक्ट कर दिया। अब सबसे पहले मैं चालक छड़ की सहायता से गोले ए को आवेशित करता हूं। तो गोले ए को मैंने धनावेश दिया, तो पहले एक आवेश गयो, फिर दूसरा गयो, फिर तीसरा गयो, फिर चौथा गयो, धीरे धीरे ये सभी आवेश उसकी सतह पर फैल जाएंगे। अब जैसे ही गोला ए पूर्ण रूप से धनावेशित हो जाएगा तो गोला बी उसके संपर्क में तो है, टच नहीं हो रहा है लेकिन नजदीक है। इस कंडीशन में प्रेरण के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। प्रेरण के द्वारा आवेशन के कारण क्या होगा कि गोले बी की जो सतह की जो आंतरिक सतह है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश अर्थात नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बाह्य सतह पर समान प्रकृति का आवेश अर्थात धनावेश आ जाएगा। हम जानते हैं नेगेटिव के कारण धारिता के मान में वृद्धि होती है, जबकि पॉजिटिव के कारण धारिता के मान में कमी होती है। हमें धारिता चाहिए, धारिता चाहिए तो पॉजिटिव को हटा देंगे, पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इस गोले संधारित्र की बाह्य सतह को भूसंपर्कित कर देंगे, भूसंपर्कित कर देंगे, जिससे संपूर्ण जो धनावेश है वो इलेक्ट्रॉन से क्या कर लिया जाएगा? आकर्षित कर लिया जाएगा, या पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। अरे बात समझ में? अब इससे क्या स्पष्ट होता है कि गोले ए पर तो पूर्ण रूप से धनावेश है और गोले बी पर पूर्ण रूप से क्या है? ऋणावेश है। तो दो प्लेटें हो गई कि नहीं हो गई? जिस पर विपरीत प्रकृति का आवेश है, परिमाण में कैसा है? समान है। दोनों संकेंद्र चालक गोले हैं, दोनों का आकार लगभग समान है। तो ये युक्ति क्या बन जाएगी बेटा? गोलीय संधारित्र। इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि जब गोले ए पर पूर्ण रूप से धनावेश है तो गोले ए पर जो विभव उत्पन्न होगा वो प्लस क्यू आवेश के कारण होगा। गोले बी पर ऋणावेश है तो गोले बी पर जो विभव उत्पन्न होगा वो माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं बोल देता हूं कि गोला बी बाहरी गोला है, उसकी सतह पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित है। तो जो विभव उसकी सतह पर उपस्थित होगा वही विभव उसके अंदर भी उपस्थित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। बिकॉज इससे पहले के जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़े, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया जिसमें आपको मैंने गाउस की एप्लीकेशंस पढ़ाई हैं। वहां पर मैंने टोटली आपको डेप्थली जानकारी इलेक्ट्रिक फील्ड की दी थी। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, और उसमें भी मैंने आपको एक चीज बताई है कि चालक के अंदर
चालक के अंदर या किसी भी चालक के कारण या चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है, परंतु विद्युत विभव शून्य नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शून्य हो ही नहीं सकता, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो पोटेंशियल गोले बी पर उसकी सतह पर उत्पन्न हो रहा है वही उसके अंदर उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। दिस इज द मेजर पॉइंट रिलेटेड ऑन दिस टॉपिक। ओके, ध्यान दीजिए। अब बोर्ड पर आ जाइए। देखो बेटा, ये मेरे पास पहला चालक गोला ए, ये मेरे पास दूसरा चालक गोला बी है। आप देख रहे हैं दोनों गोले संकेंद्रीय हैं। संकेंद्रीय का मतलब जिनका केंद्र कैसा हो, एक ही हो। आपने लोअर स्टैंडर्ड में खूब पढ़ा है बेटा। ये गोला ए है, ये गोला बी है। इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है। आ रही बात समझ में। इन दोनों चालक गोलों को मैंने एक चालक छड़ से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। सबसे पहले मैंने चालक गोले ए पर धनावेश दिया तो गोला ए धनावेशित हो गया बेटा। ठीक है, ये गोला ए धनावेशित हो गया। अब गोला बी इसके नफी पे है, तो प्रेरण के द्वारा आवेशन, स्थिर वैद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर संधारित्र कार्य करता ही है। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन के कारण इस गोले बी की जो आंतरिक सतह है उस पर ऋणावेश आ जाएगा। आगे ऋणावेश, ठीक है। और बाह्य सतह पर क्या आ जाएगा, धनावेश। उस धनावेश को हटाने के लिए हम इस संधारित्र की बाह्य सतह को क्या कर देते हैं बेटा, भूसंपर्कित कर देते हैं। कर दिया मैंने भूसंपर्कित, इसलिए मैंने पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर शो नहीं किया है। अब ये जो बेटा पूरी आकृति आपको नजर आ रही है ना, ये क्या है, गोलीय संधारित्र। क्या है, गोलीय संधारित्र। ठीक है। अब आप देखेंगे बेटा कि गोले बी पर जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा वो कौन से आवेश के कारण उत्पन्न होगा, -q के कारण। और गोला जो ए है, गोले ए का जो पोटेंशियल होगा वो किसके कारण होगा बेटा, +q चार्ज के कारण। क्योंकि गोला ए पूर्ण रूप से धनावेशित है और गोला बी पूर्ण रूप से कैसा है, ऋणावेशित है। अब देखिए, गोले बी की सतह पर जो विभव उत्पन्न होगा वो ही इसके अंदर भी एक समान रूप से क्या होगा, उपस्थित होगा। आ रही बात समझ में। तो जरा ध्यान दीजिए। नंबर 1, गोले बी के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। तो गोले बी के कारण उत्पन्न विद्युत विभव BV इज टू में -KQ/R2, क्योंकि -q आवेशकारण उत्पन्न हो रहा है और रेडियस कितनी, कोई भी पर्टिकुलर एक बिंदु बता आवेशकारण नहीं तो निकालेंगे, तो -KQ/R2। ओके। आफ्टर ऑल गोला ए, अब गोला ए आप देखिए गोले बी के अंदर है क्या, नहीं। तो एक तो गोले ए का स्वयं का विभव और दूसरा वो बैठा कहां है, गोले बी के अंदर। तो एक तो गोले ए पर स्वयं का विभव उत्पन्न होगा और एक किसके कारण होगा, गोले बी के कारण होगा। तो दो विभव होंगे ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं, अब मेरी लैंग्वेज देखना आप, इसको हटाओ यहां से। गोले ए का स्वयं यानी कि सेल्फ पोटेंशियल, स्वयं का विभव, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा VA1 से। ओके। इसकी वैल्यू हो जाएगी, कोई पॉजिटिव चार्ज है तो +KQ/डिस्टेंस कितनी हो गई, R1। भाई रेडियस कितनी है, बिंदुवत आवेश, इसके कारण निकालोगे यहां पर, तो R1 दूरी पे तो निकलेगा। अब थर्ड, गोले बी के कारण गोले ए पर उत्पन्न विभव। तो गोले ए पर एक गोले बी के कारण भी तो विभव उत्पन्न होगा, उसको मैं शो कर रहा हूं BA2 से। तो -KQ, भाई गोले बी के कारण निकाल रहा हूं तो -q चार्ज आ गया, -KQ कितनी दूरी पर है, R2 पर है। अब जरा ध्यान दीजिए, अतः गोले ए का कुल विभव B बराबर वैल्यू आ जाएगी BA1 + BA। ओके। B बराबर BA1
के क्यू अपॉन R1, मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया क्योंकि माइनस है, फिर ब्रैकेट खोलूंगा के क्यू अपॉन R2, ठीक है। अब B, ओके, एलसीएम ले लो, के क्यू R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 R2, समझ में आ गया। लघुत्तम लूंगा R1 R2, यहां बचेगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 R2। आ जाओ, वही अपनी चित परिचित लाइन, हम जानते हैं Q बराबर में CB। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। C इज इक्वल्स टू में Q अपॉन B, हाँ Q V, या K के मान और धर दूं मैं यहाँ, ये तुम खिंगे साहब, ये का है और गुरु जी बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं, निर्वात मोरी सारी कंडीशन, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन डिवाइड बाई R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 R2। अब ये मान हेजर्टिस में यहाँ ना रख सकूँगा, रख सकूँ ना, तो देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 R2, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1। दिस इज ए original function of the spherical capacitor when here a tendency in vacuum, okay। संधारित्र की उपस्थिति में किसी गोलीय संधारित्र की जो धारिता है उसका सूत्र निकल कर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1। अब इसके कुछ नोटिफिकेशन पॉइंटर होते हैं, वो नोटिफिकेशन पॉइंट और देख लो। देखिए, सबसे पहले इस फंक्शन को उठा के लाओ, C इज इक्वल्स टू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1। ये कॉन्स्टेंटली फलन है, दूरियां निश्चित हैं, अगर इनको हम यहाँ से हटा दें तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R2 माइनस R1, ये वैल्यू निकल कर आती है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी गोले संधारित्र की जो धारिता होती है वो इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि किसी गोले संधारित्र की जो धारिता होती है वो उन गोलों की त्रिज्याओं के अंतर R2 माइनस R1 अंतर की कैसी होती है? व्युत्क्रमणपाती। साथ साथ इस समीकरण से यह भी स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे दूरी घटेगी वैसे वैसे धारिता का मान क्या होगा? बढ़ेगा।